वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्वांट ट्विटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एमपी पटवारी के इस नए वीडियो लेक्चर में आज हम मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एमपी पटवारी से रिलेटेड ऐसी वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। आज हम 9 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, एक वृत्त की त्रिज्या इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी परिधि में 5% की वृद्धि होती है, तब क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि 2πr। यहाँ पर 2π क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये है कि परिधि का r से क्या संबंध होगा? परिधि का r से सीधा सा संबंध हो जाएगा कि परिधि त्रिज्या के कैसे हो जाएगी? अनुक्रमानुपाती हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि परिधि में 5% की वृद्धि होती है, इसका मतलब है कि त्रिज्या में भी 5% की वृद्धि होती है। तो हमें बताना है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई भी क्या है? कांस्टेंट है। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है x% प्लस y% प्लस x/100%। तो चूँकि यहाँ पर वृत्त की बात हो रही है, इसलिए क्या होगा कि x बराबर y बराबर क्या हो जाएगा? r। क्योंकि वृत्त में बहुत सी त्रिज्याएं होती हैं, लेकिन सभी आपस में बराबर होती हैं। तो हम x की जगह पर भी r रखेंगे और y की जगह पर भी r रखेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? r% प्लस r% प्लस r इंटू r/100%। r% की वैल्यू क्या है? 5%। तो यहाँ पर क्या रखेंगे? 5, यहाँ पर भी 5, फिर यहाँ 5 गुणित 5/100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10.25%। क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? 10.25% की वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, एक दुकान ने कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया। उन्होंने इन कमीजों का 1/3 भाग इस मूल्य पर तथा अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर विक्रय किया एवं शेष कमीजों का विक्रय उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर किया। कुल लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होगी? इस क्वेश्चन को पढ़ करके हमें ये बात तो समझ में आ गई है कि जो कमीजें हैं उनके कितने हिस्से हुए हैं? 3 हिस्से हुए हैं, और तीनों हिस्से जो हैं आपस में बराबर बराबर हैं। यदि यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 भाग और आगे भी लिखा हुआ है 1/3 भाग, यदि हम क्या करें कि कमीजों की कोई ऐसी संख्या मान लेते हैं जो कि 3 से पूरी तरह से कट जाए,
जैसे 3, 30, 60, 90, 300, 3000 कुछ भी मान सकते हैं। तो जैसे हमने माना कि कमीजों की संख्या कितनी है, कमीजों की संख्या हम 3 ही मान लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि इन कमीजों का 1/3 भाग, मतलब क्या, 3 का 1/3 भाग मतलब कितना हो जाएगा, 1। आगे भी लिखा है कि तथा अन्य 1/3 भाग, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, 1। तो पहले हिस्से में भी एक कमीज है, दूसरे हिस्से में भी एक कमीज है। तो जब 2 कमीजें हो चुकी हैं तो हमारी टोटल कमीजें कितनी थी, 3। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 कमीज। इसका मतलब है कि तीसरे हिस्से में जो शेष कमीजें हैं वो भी कितनी है, 1 है। मतलब तीनों हिस्से बराबर बराबर हैं। तीनों हिस्से कैसे हैं, बराबर बराबर हैं। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखा है कि कमीजों का मूल्य 60% अंकित किया गया। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कितना है। क्रय मूल्य मतलब CP, कॉस्ट प्राइस, ये कितना है, हमने मान लिया कि ये एक कमीज का मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 रुपये। तो अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस्ड, तो ये MP कितना हो जाएगा, 60% अंकित किया मतलब 100 पे 60 रुपये, तो कितना हो जाएगा, 160। अब इन्होंने लिखा है आगे कि इन कमीजों का 1/3 भाग, तो मतलब पहले हिस्से में कितनी, एक ही शर्ट है और वो किस मूल्य पर बेची गई, इसी मूल्य पर, मतलब अंकित मूल्य पर बेची गई। तो ये कितना हो जाएगा, पहले हिस्से का जो विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, 160 रुपये, क्योंकि कमीज एक ही है तो 160 रुपये आ जाएगा। दूसरे हिस्से में भी क्या है, एक ही कमीज है, तो यहाँ पर विक्रय मूल्य क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि अन्य 1/3 भाग अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर, 20% की छूट पर विक्रय किया गया। मतलब हमें चूंकि छूट नहीं निकालना है, हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 20 की छूट, 20% की छूट, मतलब बेचा कितने में गया, 80% में। तो अंकित मूल्य का 80% जो होगा वही क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। तो दूसरे हिस्से का विक्रय मूल्य कितना हो गया, 128 रुपये। तीसरे हिस्से में शेष जो हिस्सा है वो क्या हुआ, उन्होंने अंकित मूल्य पर 50% की छूट पर बेचा। मतलब अंकित मूल्य कितना है, 160 है, तो इसका हाफ कितना आ जाएगा, 80 रुपये। तो 160 का 50% कितना आ जाएगा, 80 रुपये। मतलब शेष जो शर्ट कमीज हैं वो कितने में बेची गई, 80 रुपये में। अब यहाँ से हम देखें कि टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया है। यदि हम तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 प्लस 128 प्लस 80, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 368। ये हमारा क्या है, टोटल विक्रय मूल्य 368 आ गया। और टोटल जो क्रय मूल्य है वो कितना आ जाएगा, टोटल CP, 3 कमीजें हैं और एक कमीज का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। तो कितना आ जाएगा, 100 गुणे 3 बराबर कितना, 300 रुपये। अब हमें बताना है कि कुल लाभ या हानि की प्रतिशतता क्या होगी। तो हमें स्पष्ट दिख रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, 300 रुपये, और विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 368।
मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा? 68 का लाभ हुआ है और क्रय मूल्य कितना है? 300 रुपये। तो 300 पे 68 का लाभ हुआ है और परसेंटेज में निकालना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कट जाएगा। 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 22 सही 2/3% इसका आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, इसमें हमें बताना है कि न्यूनतम पदों में है, इसको सॉल्व करके बताना है। तो यदि हम इसको देखें कि 45, 36, यदि इस संख्या में हम 11 से गुणा कर देंगे ना तो ये संख्या हमें मिल जाएगी। तो हम इसकी जगह यही लिख सकते हैं कि 45 36 इंटू 11। ये हमें कैसे समझ में आया कि जो 45 36 है ना, जब हम 11 का गुणा करते हैं तो कैसे होता है, ये संख्या जो है वो ज्यों की त्यों आ जाती है और ये संख्या जो है वो भी ज्यों की त्यों आ जाती है। बस क्या होता है, 6 में 3 ऐड करते हैं तो 9 आ गया, 5 में 3 जोड़ा तो 8, 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाता है? 9। तो ये 11 से गुणा करने का ये रूल होता है। तो जब हमने देखा कि लास्ट में भी वही संख्या है और आगे भी वही संख्या है, इसका मतलब 11 का गुणा हुआ है। तो यहाँ हमने देखा कि वही संख्या आ गई, इसका मतलब है कि इस जगह हम क्या लिख सकते हैं? 45 36 गुणित 11। बस इससे ये कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1/11। पहला इसका क्या है? सही आंसर है। अगला प्रश्न है 4/5 के बराबर है। तो यहाँ पर हमने 4 लिया, 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ दशमलव, तो यहाँ 0 5 8 40, तो 0.8 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ है 100, यहाँ पर है 967, 4 अंकों के पहले दशमलव है तो हम 4 जीरो रख देंगे, इंटू 1000 गुणित 967/2 अंकों के पहले दशमलव है तो 100 रख दिया, इंटू 10 इंटू 967। बस 3 जीरो से 3 जीरो ये चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो ये चला गया, 100 से 100 ये कट गया, 967 967 967। तो 967 का क्या आ गया? क्यू आ गया। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मान हमें निकालना है। तो 64 क्या होता है? 64 के बराबर हम लिख सकते हैं, ये क्या होता है? 4 का क्यू होता है। तो 4 का क्यू और इसके ऊपर क्या है? -2/6। तो इससे ये कट गया तो क्या आ जाएगा? 3, 2 3 6, 1/3, और 3 से 3 ये कट गया तो क्या आ जाएगा? 4 के ऊपर -1 की घात, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/4। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न है
एक वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग से अनुपात होगा। एक वर्ग है और उसका विकर्ण क्या है, ये है, और उसके विकर्ण पर भी हमने क्या खींचा है, एक वर्ग खींचना है हमें। तो इन्होंने पूछा है कि इसका और इसका, इनकी क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हमने माना कि इसकी भुजा क्या है, ए है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का वर्ग, तो ए का वर्ग हो गया। अब बात आती है विकर्ण की, तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, वर्ग का विकर्ण ये होता है a√2। तो इसका मतलब है कि इसकी भुजा क्या आ गई, a√2। तो इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, भुजा का वर्ग। तो भुजा क्या है, a√2, तो इसका जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए का वर्ग, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू 2, तो 2a का स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर अनुपात में क्या आ जाएगा, 2a²। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, 1:2। तो बस सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x² - 2x + 3। तो p1 की वैल्यू हमें बतानी है। अब हम क्या करेंगे कि x की जो भी वैल्यू यहाँ दी गई है उसे हम इस इक्वेशन में रख देंगे। तो x की वैल्यू क्या दी गई है, x की वैल्यू है 1। x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दी गई है 1। तो हम इस पूरे इक्वेशन में x की वैल्यू क्या रख देंगे, 1, क्योंकि हमें p1 निकालना है। तो यहाँ x² है तो 1 का स्क्वायर -2x, 2 × x की जगह 1 + 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 2 + 3। तो ये फाइनली क्या आ गया, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका वर्ग क्या है। हमें पता है क्या होता है कि जैसे 0.1 है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 0.01। आगे हमने लिखा 0.01, इसका स्क्वायर कितना हो गया, 0.0001। आगे है 0.001, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा 0.000001। तो अब हमें निकालना है कि 0.013 का वर्ग क्या है। तो हमें पता है कि 13 का स्क्वायर तो कितना होता है, 169। लेकिन हमें निकालना है 0.013 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जब हमने यहाँ पर देखा है कि एक अंक के पहले दशमलव था
तो जब हमने इसका वर्ग किया तो कितना आ गया, 2 अंकों के पहले दशमलव आ गया। जब 2 अंकों के पहले दशमलव था तो इसका वर्ग किया तो कितना आ गया, 4 अंकों के पहले। जब 3 अंकों के पहले दशमलव था तो कितना आ गया, 6 अंकों के पहले दशमलव आ गया। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर भी क्या होगा कि 3 अंकों के पहले दशमलव है तो क्या आ जाएगा, 6 अंकों के पहले दशमलव आ जाएगा। तो 169 तो हमारा रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 ज़ीरो और लगा देंगे तो 1 2 3, 3 ज़ीरो लग गया। अब इसके पहले हम क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये क्या हो गया, 0.013 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यही थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। अगला प्रश्न है, औसत ज्ञात करें। औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं, सभी को जोड़ लेंगे। तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और संख्याएं कितनी हैं, 1 2 3 4 5 संख्या है तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो यही क्या कहलाता है, औसत। अगला प्रश्न है, एक स्कूटर चालक ने अपनी यात्रा 6 घंटों में पूर्ण की है। उसने आधी दूरी को 60 किलोमीटर पर घंटा और शेष आधी दूरी को 90 किलोमीटर पर घंटे में पूर्ण किया है। तो तय की गई दूरी क्या है। यहाँ लिखा है कि उसने आधी दूरी इतनी स्पीड से, ये लिखा है आधी दूरी इतनी स्पीड से 60 किलोमीटर पर और शेष आधी दूरी। इससे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दोनों दूरी है ना, डिस्टेंस, वो कैसी है, बराबर है। तो 2 इक्वल डिस्टेंस के लिए हम क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है, वो हम लगा देते हैं। तो क्या आ जाता है, एवरेज स्पीड निकल करके आ जाती है। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 इंटू v1 क्या है 60, v2 क्या हो गया 90 बटा 60 प्लस 90। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 60 इंटू 90 अपॉन, इसको ऐड करेंगे तो ये तो 150 आ गया। अब इसको काटेंगे तो ये कट गया, 3 से कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 5 से कटेगा तो ये क्या आ जाएगा 12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। ये आ गई हमारी एवरेज स्पीड। अब हमें निकालना क्या है, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड। तो स्पीड तो हमारी निकल गई है, कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर। और टोटल समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 घंटे का। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 432 किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन क्या है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का दोगुना है। यदि हमारी आयु के मध्य 20 वर्ष का अंतर है तो मेरी आयु क्या है। मान लिया कि मेरी आयु कितनी है, x है, और चचेरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी,
मेरा चचेरा भाई मेरी आयु का 2 गुना है, तो इसकी कितनी हो जाएगी, मेरी आयु का 2 गुना मतलब 2x। अब इन दोनों में जो अंतर है वो दिया गया है कि वो कितना है, 20 वर्ष का अंतर है। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स बराबर कितना दिया गया है, 20। तो 2x माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 20। और x ही क्या है, मेरी आयु है। तो हमसे यही पूछा गया है कि मेरी आयु क्या है, तो मेरी आयु क्या है, 20 वर्ष है। तो सेकंड ऑप्शन इसका क्या है, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य को 16 दिनों में तथा बी 20 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। दोनों साथ मिलकर 4 दिनों के लिए कार्य करते हैं, फिर अचानक ये छोड़ देता है। तब कार्य को पूर्ण करने के लिए बी को और कितने अधिक दिन कार्य करना होगा। ए 16 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है और बी कितने दिनों में करता है, 20 दिनों में एक काम को पूरा करता है। जब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80। ये 80 ही क्या है, टोटल वर्क है। तो ये 80 यूनिट को कितने दिनों में करता है, ए 16 दिनों में। तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 80/16 मतलब 16 पंचे 80, 5 यूनिट एक दिन में करता है। इसी तरह बी भी 20 दिनों में 80 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 4 यूनिट करता है। तो दोनों मिलकर के एक दिन में कुल कितनी यूनिट करते हैं, 9 यूनिट पूरी करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि 4 दिनों के लिए वो एक साथ काम करते हैं। ए और बी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट कर लेते हैं, तो 4 दिनों में कितनी यूनिट करेंगे, 9 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा, 36 यूनिट। तो 4 दिनों में टोटल मिलकर के ये कितनी यूनिट कर लेते हैं, 36 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब जो बचा हुआ कार्य है वो कितना बचेगा, बचा कार्य कितना हुआ, 80 कुल यूनिट थी, उसमें से 36 यूनिट हो चुकी हैं, तो कितनी यूनिट बचेंगी, 44 यूनिट काम बच गया है। और ये बचा हुआ कार्य किसको करना है, बी को करना है। तो बी कितने दिनों में 44 यूनिट कंप्लीट करेगा, बी एक दिन में 4 यूनिट कंप्लीट करता है, तो 44 यूनिट करने के लिए उसको कितने दिन लगेंगे, 44/4 मतलब 11 दिनों में बी बाकी के बचे हुए काम को कर लेगा। तो यही हमसे पूछा है कि कितने अधिक दिन बी को कार्य करना पड़ेगा, तो बी को 11 दिन और कार्य करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अड़तालीस पुरुष एक खाई को 20 दिनों में खोद सकते हैं, 15 दिनों में इसे कितने पुरुष खोद सकते हैं। देखो बात हो रही है मैंडेज की, तो एफिशिएंसी कांस्टेंट वाला फार्मूला हम लगा देते हैं। तो क्या होगा, m1d1 इक्वल टू m2d2। केवल मैन और डेज की बात हो रही है, तो इतना पार्ट हम फॉर्मूला का रखेंगे, क्योंकि वर्ग सेम है तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रख देंगे। तो M1 कितना हो गया 48 इंटू 20 दिनों में काम कंप्लीट कर लेते हैं। M2 इंटू 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से ये काट देंगे तो ये 3 बार कटेगा, ये 4 बार कटेगा, 3 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 18। अब क्या आ गया, M2 बराबर आ जाएगा 64। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ बोला है विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष थी। 7 वर्षों के बाद पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु 22 वर्ष है। इस समय पुत्र की आयु क्या है। देखो, विवाह के समय एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी थी, 24 वर्ष थी। देखो यहाँ पर जो 24 वर्ष दिया गया है, पति पत्नी की औसत आयु 24 वर्ष दी गई है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 25 वर्ष। द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज वॉज 25 ईयर्स। आफ्टर 7 ईयर्स द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड हिज सन इज 22 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन एट दैट टाइम। सो यहाँ पर यदि हम 25 ईयर्स लेंगे तभी इसका आंसर 2 आएगा। 25 में 24 ईयर्स में नहीं आने वाला, तो हम इसका क्या ले लेंगे, 25। ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 25 होना चाहिए था। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक पति और पत्नी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष थी। ठीक है, तो यहाँ पर है हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु कितनी थी, 25 वर्ष थी। कब, विवाह के समय। तो औसत आयु 25 वर्ष थी, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, तो टोटल क्या आ जाएगा, 50। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि 7 वर्षों के बाद पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो 7 वर्षों के बाद हस्बैंड और वाइफ की कुल आयु कितनी हो जाएगी। हम कितना जोड़ देंगे, हस्बैंड की आयु में भी 7 जोड़ देंगे और इसमें भी कितना जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे। मतलब हमें टोटल कितना जोड़ना है, 14। तो कुल आयु में 14 जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगी, 7 वर्षों बाद की कुल आयु आ जाएगी हस्बैंड और वाइफ की। तो हस्बैंड और वाइफ की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 50 + 14 तो कितनी हो जाएगी, 64। और ये कब की है, 7 वर्षों के बाद की। यहाँ लिखा है 7 वर्षों के बाद पति पत्नी और पुत्र की आयु कितनी है, औसत आयु 22 वर्ष है। हस्बैंड, वाइफ और सन, इनकी औसत आयु कितनी है, 22 है। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, 66। अब ये जो आयु है ये क्या है, 7 वर्षों के बाद की है तीनों की, और ये आयु क्या है, 7 वर्षों के बाद की है हस्बैंड और वाइफ की। तो यदि हम 66 में से 64 घटा देंगे तो हमें पुत्र की आयु पता चल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 2। सो इसका सही आंसर क्या है, 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल की एक कृति में जस्ता एवं तांबा का अनुपात क्रमशः 4:5 है।
इसी प्रकार की 180 किलोग्राम की एक कृति में जस्ता की मात्रा क्या होगी? जिंक और कॉपर, इसका क्या है रेशियो 4:5 दिया गया है। मतलब टोटल कितना होगा? 9 यूनिट। और ये किसके बराबर है? 180 किलोग्राम के बराबर है। तो एक यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। अब हमें जिंक की मात्रा बताना है, जस्ता की मात्रा क्या होगी? तो जिंक है कितना? 4 यूनिट। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 गुणित 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 है। तो कितना आ जाएगा? 80। तो 80 किलोग्राम इसका क्या है? सही आंसर है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 89 34 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 8934 से घटाया जाना चाहिए ताकि यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं? भाग विधि द्वारा सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ से 2-2 के जोड़े बनाएंगे, यहाँ से 2-2 के जोड़े बनाएंगे। अब स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर में ही नंबर लेना पड़ेगा। मतलब ऐसा नंबर लेना है उसी का उसी में मल्टीप्लाई करें तो संख्या जो है वो किससे कम आ जाए? इससे कम आ जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है? 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8। और ये संख्या भी कैसी आएगी? जोड़े में ही आएगी। तो यहाँ आ जाएगा 34। अब ये भाग विधि में हम क्या करते हैं कि 9 है तो 9 में 9 को जोड़ देते हैं। तो जो यहाँ संख्या आती है वो क्या आती है? 18। अब हम क्या करेंगे? 18 का भाग देंगे किसमें? 83 में। तो कितनी बार जाएगा? 18 चौके 72। और यदि 5 करेंगे 18 पंचे 90 आ जाएगा। तो ये 83 से ज़्यादा आ जाएगा 90। तो इसका मतलब है कि हमें 18 के बाद 4 लेना है। तो क्या होगा? अब यहाँ 4 लेंगे और 4 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 16। तो ये यहाँ आ जाएगा 18 चौके 72 और 1 73, 736 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? 4। तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 736। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। तो कैसे घटेगा? 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 8। यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9। तो ये बचा क्या? 98। अब हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये संख्या है इसमें से हमें 98 घटाएंगे तो जो भी संख्या आएगी वो कैसी आएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर 3 आ गया और ये क्या आ जाएगा? 88। तो 88 36 जो है वो क्या है? 94 का स्क्वायर होता है। मतलब ये संख्या क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका आंसर क्या होगा? हमसे पूछा गया था कि कितना घटाना चाहिए, तो हमें कितना घटाना चाहिए? 98। इस संख्या में से यदि हम 98 घटाएंगे तो जो भी संख्या बनेगी वो कैसी बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, यदि x/5 और 9/15 समतुल्य है तो x का मान हमें बताना है। तो x/5 और 9/15, 5 से 15 ये कट जाएगा 3 बार,
3 से 9 3 बार, तो बचेगा क्या, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x का मान क्या है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया गया है 42 तो निम्नलिखित में से कौन सही है। देखो यदि हम 42 में यदि 1 जोड़ देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा 42 और जिसको पता है कि ये 42 जो होता है वो क्या होता है 65 का स्क्वायर होता है। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यदि यहाँ पर एक और जोड़ा गया होता तो क्या आ जाता, x की वैल्यू कितनी आ जाती 65। लेकिन यहाँ पर एक कम है 42 दिया गया है, इसका मतलब है कि जो x की वैल्यू निकल कर के आएगी वो कैसी आएगी 65 से कुछ कम होगी, थोड़ी सी कम होगी 65 से। तो यदि हम इस तरह से इसको करें तो हम देख सकते हैं कि x की वैल्यू 65 से कम, कहाँ आंसर दिया गया है, ये दिया गया है। x की वैल्यू कैसी 65 से कम और 64 से ज़्यादा, मतलब लगभग हम ये बोल सकते हैं कि 64 पॉइंट समथिंग कुछ भी इसका क्या हो सकता है x की वैल्यू आएगी। और जिसको नहीं पता वो कैसे सॉल्व करेंगे, भाग विधि द्वारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भाग विधि लगाई थी वैसे ही हम इसमें लगाएंगे। तो ये क्वेश्चन का जब आंसर आएगा तो कितना आ जाएगा 64.99, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64.99। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्तम 4 अंकीय संख्या जो कि एक कैसी है पूर्ण वर्ग है, ये हमें बताना है। महत्तम 4 अंकीय संख्या जो कि एक पूर्ण वर्ग है। यदि हम देखें कि 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है, तो ये तो क्या है 5 अंकों की संख्या हो गई। यदि हम इससे एक कम लेंगे 99 का स्क्वायर, तो 99 का स्क्वायर कितना होता है 9,801 अंकी 4 अंकीय संख्या जो कि महत्तम है वो कौन सी आ जाएगी, जो कि एक पूर्ण वर्ग भी है, तो वो कौन सी आ जाएगी 9,801। जिसको याद है कि 99 का स्क्वायर कितना होता है 9,801 उसके लिए सही है। जिसको नहीं पता वो कैसे निकालेंगे 99 का स्क्वायर। 99 जो है वो 100 से कितना कम है, 100 को हम क्या लेंगे, 100 क्या है बेस है, तो ये 100 से कितना कम है, एक कम है। कितना है, एक कम है। तो जितना कम है ना उसका स्क्वायर कितना होता है, जैसे एक कम है तो एक का स्क्वायर क्या हो गया 1। लेकिन इसको हमें लिखना कितने अंकों में है, 2 अंकों में लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, एक को जब हमें 2 अंकों में लिखना है तो हम 01 लिख देंगे। तो लास्ट में क्या आएगा 01। अब जो है एक कम है ना, 100 से 99 कितना कम है, एक कम है, इसलिए हम क्या करेंगे 99 में से क्या करेंगे एक घटा देंगे और जो भी संख्या आएगी क्या आएगा 98, वो हम यहाँ लिख देंगे। तो जो ये पूरा है ये संख्या निकल कर के आई है 9,801, ये क्या होगा 99 का स्क्वायर होगा। ऐसे ही हम स्क्वायर निकालते हैं 100 को बेस मान करके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 9,801। सो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, सही आंसर है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।